नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर जारी हिंसा को रोकने में ममता सरकार नाकाम। सैकड़ों हिंदू परिवारों ने किया पलायन। भाजपा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू केरल के मुनम्बम में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। नया वक्फ कानून बनाने पर प्रभावित क्षेत्रों में जश्न का माहौल। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक। सीट बंटवारे के साथ साथ चुनावी रणनीति पर होगी बातचीत। बंधकों की रिहाई की शर्त पर इजरायल ने की युद्ध विराम की पेशकश। हमास ने ठुकराई निरस्त्रीकरण की मांग। संयुक्त राष्ट्र ने कहा गाजा में सबसे गंभीर मानवीय संकट। और अब दवाओं और सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप। चीन से आयातित स्मार्टफोन पर फिलहाल नहीं लगेगा टैरिफ। सबसे पहले बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा में ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार हमलावर हो रही भाजपा पार्टी हिंसा को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जता रही है। भाजपा का ममता बनर्जी पर आरोप है कि यह घटना स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हिंसा के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मंजुमदार ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनको केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो ममता सरकार पर लगातार उठते सवाल। यहां पर भाजपा की ओर से स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा होने का यहां पर बात कही जा रही है। और जिस तरह से आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ जहां मुर्शिदाबाद में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तो वहीं लगातार जो पलायन कर रहे हैं लोग, वो किस तरह से मजबूर और बेबस नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में ये भी साफ दिख रहा है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें और किस तरह से पीड़ितों तक मुलाकात करते हुए उन तक सहायता पहुंचाते हुए यहां पर भाजपा। पश्चिम बंगाल के विपक्षी दल नेता शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुई एक हिंसक घटना पर गहरी चिंता उन्होंने जताई। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से और सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और राज्य सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। शुवेंदु ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो हिंदुओं की सुरक्षा हो सुनिश्चित। शुवेंदु अधिकारी ने लगातार इस हिंसक घटना को लेकर अपना सवाल उठाए हैं और किस तरह से वहां पर बेबस नजर आ रही है सरकार। और ममता सरकार पर भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री सुकांत मंजुमदार ने कल मालदा पल्लालपुर हवाई स्कूल में बनाए गए कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की और आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंजुमदार ने कहा कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण और खराब है और केंद्रीय बलों को लंबे समय तक यहां रखकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ताकि केंद्रीय बलों को राज्य प्रशासन से बाहर निकाला जाए और उन्हें काम करने दिया जाए। तो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा और बंगाल में सियासी बवाल का रूप ले लिया है। किस तरह से ये जो हिंसा है वो अब मुर्शिदाबाद से बढ़ते हुए बाकी इलाकों में भी इसका प्रभाव नजर आ रहा है। सुकांत मंजुमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की है। सुकांत ने पीड़ितों के साथ हुई अपनी मुलाकात को भी चिट्ठी में साझा किया। राज्यपाल को लिखे पत्र में पीड़ित हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करने के लिए डाले जा रहे दबाव का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।
सुकांत ने राज्यपाल से जल्द इस विषय पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। तो यहां पर राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर इस पूरी घटना से अवगत कराते हुए इसके खिलाफ कदम उठाने की यहां पर अपील की है डॉक्टर सुकांता मंजुमदार ने। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पश्चिम बंगाल में चल रही सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल गठित करने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में प्रतिवादियों से कानून व्यवस्था की विफलता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने व पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास के संबंध में भी निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में वर्तमान में प्रभावित लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे की स्थिति और बिगड़ने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। तो बंगाल हिंसा का मामला अब अदालत जहां पहुंचा है और अदालत से यहां पर एक एसआईटी बनाने की मांग यहां पे की जा रही है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी देने के लिए। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है, जमीनी हालात, जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अगर हम बात करें पलायन की, बात करें जो मुर्शिदाबाद के जो हिंदू समुदाय हैं उनको लेकर इस वक्त जमीनी हालात क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये पलायन का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है कई जगह पर। और दूसरी बात यह है कि ये जो हिंसा है ये सिर्फ मुर्शिदाबाद में अभी नहीं है। अभी कल शाम को हमने देखे हैं कि दक्षिण 24 परगना में भी ऐसा हुआ है, कुछ हुगली की कुछ जगह पे ऐसा कुछ भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की घटना सबके सामने है तब सिलीगुड़ी में कल एक अचानक पैदा हुआ किसी एक मुसलमान संगठन को सिलीगुड़ी शहर में रैली करने का अनुमति दिया गया है। इसके कारण दार्जिलिंग की जो भाजपा सांसद है राजू बिस्ट ने वहां पे अपील किया है कि इस जो परमिशन है इस परमिशन को रद्द किया जाए, क्योंकि इससे हो सकता है कि उत्तर बंगाल में और सिलीगुड़ी में जो शांति है उसके ऊपर एक इस तरह की हिंसा की घटना घटने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर से देखने से जो हिंसा है वो हो सकता है कुछ कम हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर जो आग जलने की काम है वो सिलसिला है वो जारी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पलायन किया हुआ परिवार है इन लोगों को अपनी जगह पर स्थापित करना ये सबसे बड़ा चुनौती है अभी, जिसके बारे में कोई चर्चा शायद सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जिस जगह पे ये लोग 100 साल तक इनके परिवार रह चुके हैं वहां की माहौल बिगड़ गया है। वहां पे जो जाना पहचाना पड़ोसी हुआ करता था वो आज उनकी अपने घर के ऊपर तोड़फोड़ किया है, आगजनी किया है। उसी जगह पे वापस जाके ये लोग कैसे अपना जिंदगी बिताएंगे, कैसे अपने जो बाल बच्चे उनका पढ़ाई जारी रखेंगे, किस तरह से अपना जो जीविका है इसे कायम रखेंगे, ये चुनौती सबसे बड़ी है। क्योंकि ये लगातार तो किसी रिलीफ कैंप में रह नहीं सकते, और अगर ये रिलीफ कैंप से इनको जाना है तो जाना कहां पे है? फड़ तोड़ा गया है, दुकान में आगजनी किया है, तो ये लोग जाए तो जाए कहां? तो ये एक बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर शासन और प्रशासन या जुडिशियरी जिसकी भी हो ये नजर देना काफी जरूरी है। इसी के बारे में भाजपा बार बार कहते आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ पर जिस तरह से पीड़ित लगातार बयान कर रहे हैं, जो तबाही का मंजर वो देख कर आए हैं, किस तरह से सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया और तस्वीरें वायरल हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। ऐसे में सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्यों एक मूक दर्शक के रूप में बैठी हुई है? कानून उनके हाथ में है? किस तरह की कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? किस तरह से लोगों को वहां पर पकड़ा जा रहा है या जवाबदेही यहां पर की जा रही है? नहीं, देखिए, काफी लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। काफी लोग प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है करीब करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाएगा, इन लोगों के खिलाफ क्या धाराएं बीएनएस का लगाया गया है,
इसके बारे में किसी के सामने कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है, कल मतलब बुधवार को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सारे जो मुतवाली है, सारे जो इमाम्स है, इन लोगों का एक मीटिंग बुलाया है, मतलब एक पब्लिक मीटिंग टाइप का नेताजी इंडोर स्टेडियम में। हम सब लोगों का नजर यह है कि इस बुधवार को चीफ मिनिस्टर की क्या संदेश इन लोगों की तरफ रहे, क्योंकि कल भी ममता बनर्जी ने एक तरह से इस तरह की एक बयान दिया है कि आंदोलन करना सबका हक है। तो ये क्या किसी तरह से आंदोलन में या इस तरह की हिंसा और उपद्रव में ईंधन देना है, या उन्होंने किसी शांति वार्ता देने की कोशिश कर रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्थिति काबू में अभी जब तक, जैसे भाजपा की तरफ से बताया गया कि काफी दिन सीएपीएफ को रखा जाए, इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब तक सीएपीएफ का तैनात नहीं हुआ था तब तक पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही, और अब सीएपीएफ रहने के कारण हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में कम से कम अब नई तरीका से आगजनी या तोड़फोड़ का घटना नहीं है। लेकिन अगर सीएपीएफ वहां से हट जाए तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया प्रसन्नजीत, यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा भड़की, वो अब बाकी इलाकों में भी अपना पैर पसारती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह से राज्य सरकार की ओर से बात की जा रही है, और साथ ही जो पलायन करके लोग वहां से भाग रहे हैं, उनके घर वापसी का क्या? कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि ये अभी समझना जरूरी है कि जिस माहौल में मेरे दादा परदादा रह चुके हैं, जिस माहौल को मैं कहता था कि मेरा घर है, अगर किसी ने शहर में काम करने के लिए जाते हैं, मुर्शिदाबाद में वैसे काफी लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वो जब बोलते हैं कि मैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर जाते हैं, तो वापस इस घर में क्या वो जा पाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है कि जो लोग दादा परदादा की युग से किसी जगह पे, किसी घर पे रहते थे, किसी दुकान को चलाते थे, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो किसी दूसरे की दुकान हो, जहां पे उनका दादा परदादा जिस दुकान को बसाया था, जिस दुकान को जलाया गया है, जिस दुकान पर तोड़फोड़ किया गया है, उस दुकान को फिर से चला पाएंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल, ममता सरकार पर यहाँ साफ तौर से उठते हुए सवाल। प्रसन्नजीत, बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, जो इतनी सैकड़ों की संख्या में जो लोगों ने वहाँ से पलायन किया है, उनकी घर वापसी कब होगी और कब थमेगा ये हिंसा का जो सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत। यहाँ पर अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर खबर आ रही है राजस्थान से, जहाँ पर पूर्व मंत्री प्रताप खाचरियावास के घर ईडी के छापे पड़े हैं। चिट फंड मामले में कांग्रेस नेता के आवास पर यह छापेमारी हुई है, और अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे खाचरियावास, और चिट फंड मामले में यहां पर शिकंजा कसता हुआ कांग्रेस नेता पर और उनके आवास पर यहां पे छापेमारी हुई है ईडी की। पूर्व मंत्री है राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और अब वो यहाँ पर ईडी के शिकंजे में आते हुए। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ खबर मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पे? काफी बड़ा ये चिटफंड घोटाला मामला। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बेहद चर्चित नेता हैं प्रताप सिंह, और उनके आवास पर यहाँ पे छापेमारी हुई है, ईडी की छापेमारी। ये चिट फंड मामला है जिसके तहत कांग्रेस नेता पर यहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई है ईडी की, और इससे पहले ईडी ने सम्मन भी जारी किया था, और सम्मन के बाद ये पूछताछ में शामिल भी नहीं हुए थे। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं, और आज ईडी की टीम इनके पास पहुंची है, इनके निवास स्थान पर जयपुर स्थित, और वहां पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। और ये एक बड़ा घोटाला है राजस्थान के अंदर, चिटफंड घोटाला, और इसमें सीधे सीधे जो हाथ है वो कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के काफी करीबी है। उस लिहाज से आप देखें तो ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा उठती रही है कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेता और अशोक गहलोत चिटफंड घोटाले में जो लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर कर रहे हैं, और जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लूटा जा रहा है। यही कारण है कि ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था, और उसके बाद अब ये छापेमारी की जो कार्रवाई है
वो चल रही है। बिल्कुल नीरज, ये जो चिटफंड मामला है, इसके जो तार हैं वो देश के कई राज्यों से जुड़े हुए नजर आते हैं। पंजाब की बात करें, पश्चिम बंगाल और अब राजस्थान। किस तरह से ये जो पूरी जांच की सुई है वो राजस्थान में यहाँ पर प्रताप सिंह पर आके टिकी है, और क्या कुछ और खुलासे इसमें हो रहे हैं? देखिए, और खुलासे निश्चित तौर पर जैसे जैसे ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी, इसमें और भी नाम और भी चेहरे और लोगों ने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से इस चिटफंड घोटाले को अंजाम दिया है, उसमें और भी कई सारी राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो इसकी चपेट में आ सकती हैं। आपने सही कहा कि अलग अलग राज्यों में इस तरह के चिटफंड घोटाले हैं, और ये सिर्फ पंजाब में और राजस्थान में ही नहीं है। आप देखें, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में बड़े पैमाने पर इस तरीके के चिटफंड घोटाले हुए थे। और जब चिटफंड घोटाले में आपने देखा भी होगा कि पश्चिम बंगाल में जब घोटाला हुआ था तो ममता बनर्जी की सरकार के कई सारे नेता, कई सारे मंत्रियों के नाम उसमें आए थे। और अब इसी तरह का ये घोटाला राजस्थान के अंदर है, जिसमें अशोक गहलोत के काफी करीबी ये मंत्री रहे और इनका नाम सामने आ रहा है। और ईडी ने सम्मन भी दिया था। बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की जो रकम है वो गाड़ी कमाई जनता की लूटने की जो कोशिश है वो इन नेताओं के द्वारा की गई, और उसमें बड़ी रकम लूट भी ली गई। यही कारण है कि अब ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, और मुझको लगता है कि आने वाले समय में कुछ और चेहरे भी सामने आ सकते हैं अशोक गहलोत सरकार के समय से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ईडी की कड़ी कार्रवाई, राजस्थान के बेहद चर्चित मंत्री हैं प्रताप सिंह, और उन पर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू आज केरल के मुनम्बम में होंगे। वक्फ से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद उनका ये दौरा बेहद अहम है। एर्नाकुलम में मुनम्बम के लोग मुनम्बम भू संरक्षा समिति के बैनर तले 170 दिनों से अधिक दिन तक वो भूख हड़ताल पर थे, लेकिन जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ, मुनम्बम में लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल मुनम्बम में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके बाद ये जमीन विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। अब बीजेपी यहां प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के प्रति मुनम्बम निवासियों के ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रिजिजू शामिल होंगे। तो बीजेपी का विशेष कार्यक्रम यहां पर, और हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता भी जुड़ रही हैं, और विनया हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। विनया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक भूख हड़ताल की, लेकिन इनकी राज्य सरकार ने कोई ना सुनी। ऐसे में किस तरह से आज खास तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक बड़ी जीत इन लोगों के संघर्ष के वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर? ये जो संघर्ष चल रही हो 185 दिन हो गया। इस दिन 4 बजे का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम को ये संघर्ष समिति ने नाम रखा है धन्यवाद मोदी, क्योंकि ये जो नया वक्फ कानून पारित हो गया है, इस पारित करने के लिए केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री और किरण रिजिजू को अपनी धन्यवाद और अपनी प्रशंसा और आभार वो स्पष्ट करने के लिए एक मौका चाहिए था इन लोगों को, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन ये लोग किया। 4 बजे यहाँ अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू आएंगे, और किरण रिजिजू के साथ मिनिस्टर सुरेश गोपी और केरला बीजेपी का अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और जो यहाँ का केरला के प्रमुख नेता लोग भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में ये लोग बहुत एक्साइटेड है, और ये लोग का मन में थोड़ा आशंका भी है, क्योंकि अभी भी ये केस कैलिकट में वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे। ये लोग 100 साल से जीने वाले जमीन है। 100 साल से जब ये लोग एक जमीन में ली रहे तो जी रहे, तब
2019 में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर हिस्सा मांगा और लोगों को यहाँ के निकालने के लिए वो लोग कोशिश किया। तो इसलिए इस समस्या का एक समाधान चाहिए था इस लोगों को। तो इन लोगों ने यहाँ राज्य सरकार को पहले इस समस्या बोला, मगर वो लोग इसको मदद नहीं किया। फिर इधर विपक्ष है कांग्रेस, उसको भी बोला, मगर वो लोग भी मदद नहीं किया। और ये संघर्ष समिति का आरोपण ये है कि ये तुष्टीकरण का राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ जो रूलिंग में कम्युनिस्ट है और विपक्ष में कांग्रेस है। तो इनको बस बीजेपी से मदद मिला, तो इसलिए उसका अभिनंदन बीजेपी को और बीजेपी का केंद्रीय सरकार को इनको करना ही है। और ये जो बिल पारित हुआ था लोकसभा में, उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा त्योहार की जैसे मनाया था। ये लोग पटाखे भी बर्स्ट किया था और मिठाई भी बांटा था। और ये जो आज शाम को कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को ये पूरी तरह से एक त्योहार जैसे मनाने का तैयारी सब वहाँ हो रही है और 4 बजे मंत्री का इंतजार है यहाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनाया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी राहत की खबर और बड़ी खुशी की लहर उन तमाम लोगों के लिए जो वर्षों से अपने घर में रह रहे थे, लेकिन उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते। खबर अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज दिल्ली में हैं, जहां वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस की ये पहली औपचारिक मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की बैठक खड़गे के आवास पर होगी। इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे समेत अन्य पहलुओं पर बातचीत होगी। बिहार में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है। उसके पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी रहेंगे। बिहार में कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी आरजेडी रही है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में 6 से 7 महीने बाकी हैं। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 19 और 20 अप्रैल को बिहार में रहेंगे। तो दिल्ली में क्या बनेगी बात, अहम सवाल। जहां पर 243 सीटों का ये खेल है, तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? महागठबंधन में इस वक्त जो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसको लेकर अभी भी एक टेढ़ी खीर वो बना हुआ है इन तमाम लीडर्स के लिए। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। और आइए बात करते हैं शेयर बाजार की। फिर झूमा शेयर बाजार। 1600 अंक की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी ने भी 500 अंक से ज्यादा की यहां पर लगाई है छलांग। ऐसे में काफी सकारात्मक संकेत यहां पर मिल रहे हैं और बाजार की तरफ से अच्छी खबर आ रही है निवेशकों के लिए। निफ्टी ने 500 अंक से ज्यादा की यहां पर छलांग लगाई है। तो वहीं अगर हम बात करें तो काफी शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि अभी जिस तरह से सुबह सुबह बाजार खुले हैं, ऐसे में पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन जैसे जो घरेलू शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुए थे, उस लिहाज से आज का दिन काफी शुभ 1600 के अंक के साथ यहां पर ओपन हुए हैं मार्केट्स। और निफ्टी ने भी 500 से ज्यादा अंकों की छलांग के साथ निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन में निर्मित स्मार्टफोन और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर फिलहाल आयात शुल्क लागू नहीं लगाने की घोषणा के इस बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई है। इसका असर यूरोप के प्रमुख बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां ब्रिटेन का FTSE 100 सूचकांक 2.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भी सुधार देखा गया। हालांकि ये राहत अस्थायी साबित हो सकती है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों को सिर्फ एक अन्य टैरिफ समूह या बकेट में रखा गया है। बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मचा दी है। और बंधकों की रिहाई की शर्त पर इजराइल ने युद्ध विराम की पेशकश की है। हमास ने इजराइल के भेजे गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। हालांकि हमास ने निरस्तीकरण की मांग को ठुकराया है। इस बीच गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। सोमवार तड़के से अब तक किए गए हमलों में कम से कम 15 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। ये हमले गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में किए गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में मानवीय संकट अपने चरम पर पहुंच गया है।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लगभग 51,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने पुष्टि की है कि अक्टूबर 2023 में हमास के लिए किए गए हमले में 1100 लोगों से अधिक मारे गए थे और 200 से अधिक नागरिकों को बंधक बनाया गया था। तो एक बार फिर संघर्ष विराम को लेकर चर्चा तेज है। देखते हैं हमास क्या कुछ निर्णय लेता है। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।